हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो आप लोगों को स्वागत है आपके ही क्लास में, आप लोगों की क्लास में ही AFT एडू बूस्ट में। ठीक है। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे। सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, है ना। क्योंकि जब तक हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे तो हमारा माइंड भी वैसे काम नहीं करेगा, है ना। तो चलिए, पहले ना जो पिछले वाला क्लास था उसमें मैं चक्रवात और प्रति चक्रवात, देखिए मैं छोटे छोटे टॉपिक ला रही हूँ ताकि थोड़ा टाइम लगे ना, पर जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको पूरा हो जाए। अब ये नहीं कि हम एक एक चैप्टर लाए पॉलिटी का, कि हाँ फिजिक्स, फिजिकल ज्योग्राफी, या फिर कोई चैप्टर मिट्टी लाए तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हुए निकल जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं। कल कल से हो सके तो मैं मिट्टी का क्लास शुरू कर दूंगी। तो अब ध्यान रखेंगे कि आप ना थोड़ा टाइम लगा के देखिए, जो है अभी तो आप अपने जो भी आप लोग के पास बुक है उससे तो पढ़िए ही। ठीक है। पर अगर जो अभी नए हैं वो बुक्स तो पढ़ेंगे, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से करेंगे। तो देखिएगा एक बार मेरा क्लास करके, और फिर मेरे क्लास का ऑब्जेक्टिव बना के कि कैसा आप लोग को लग रहा है, मतलब कि कैसा फील हो रहा है, या फिर फील इन द सेंस कि कैसा बन रहा है आप लोग से क्लास ना। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो अभी आएंगे, तो कैसा बनेगा। ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 95% ना, जो मैं क्लास करूँ 99% कवर करने की कोशिश करती हूँ। चलो 99 नहीं तो 95% तो कवर हो ही जाए हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जीपीएससी, बीपीएससी, और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उससे सारे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्री के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो चलिए आज मैं कल का, आप जो नहीं देखे हैं क्लास कल का वो देख लेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात है क्या। जब तक वो क्लास नहीं देखेंगे ये नहीं बनेगा। अगर वो जो भी क्लास वो कल हमारा किए होंगे वो श्योर है कि इसमें कम से कम 29 क्वेश्चन तो कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर भी क्लास को देखेंगे तो वो बता बन जाएगा। मुझे नहीं लगता चक्रवात और प्रति चक्रवात एक वो इससे कोई क्वेश्चन एक दो देखिए कर 100% तो कुछ भी नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता, तो कुछ तो छूटेगा उसका मैं नहीं बोलती, बट ये 99% इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए साइक्लोन का फोटो देख लीजिए, वो हमें बताई थी संवहनीय वर्षा या ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आता है। तो संवहनीय वर्षा कैसे होता है, ये यहाँ है साइक्लोन का। और एंटी साइक्लोन में उसमें शुष्क और साफ मौसम कैसे होता है ना। ये फिगर मैं दिखा दी हूँ ताकि ये हाई प्रेशर बनता है प्रति चक्रवात में, और लो प्रेशर बनता है चक्रवात में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि चक्रवात किस प्रकार का दाब प्रणाली है ना। तो चक्रवात किस प्रकार का दाब प्रणाली है, जब कब चक्रवात आता है ना, कि कब उसे निम्न दाब बनता है या उच्च दाब बनता है ना। तो आप देखेंगे, मैं देखिए बार बार नहीं बताऊंगी कि इसका क्यों है, मैं बस आंसर करवाती जाऊंगी, क्या कि काफी लंबा क्लास हो जाता है ना। तो निम्न दाब बनता है, मैं थोड़ा सशरी नजर से बता देती हूँ कि कोई भी स्थान पर निम्न दाब जब बनता है तो ये खाली, निम्न मीन्स कि यहाँ खाली हो गया तो बाहर का जो हवा यहाँ पे कवर करने आती है ना। जैसे यहाँ कुछ खाली है तो यहाँ भरने, आप जानते हैं लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर टेम्परेचर जाता है ना। तो जब यहाँ निम्न दाब बनता है, मतलब कि लो प्रेशर बनता है, तो बाहर का हवा यहाँ लेने के लिए आते हैं, और पृथ्वी का घूर्णन गति को रियोलिस बल उसको मिला के और बवंडर जैसा रूप ले लेते हैं, और वो चक्रवात का रूप ले लेता है। और जब ये भाप बाष्प बन के ऊपर उठता है तो संवहनीय संवहन के कारण वो बादल बन जाता है, और उससे फिर वर्षा होती है, मूसलाधार बारिश होते हैं, बहुत खतरनाक सा। ठीक है ना। तो चलेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रही हूँ, है ना, पूरा डिटेल से नहीं समझाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात किस प्रकार का दाब प्रणाली। अब देखिए वहाँ चक्रवात है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रति चक्रवात, है ना। तो जब उच्च दाब, वही प्रोसेस है, उच्च दाब होता है तो यहाँ का वायु बाहर जाता है ना, तो इसका चक्रवात ऐसे छितरा हुआ है जैसा बनता है। वह देख लेंगे आप क्लास में, मैं बार बार नहीं बोलेंगे। ओके ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु, जैसे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु कैसी बनेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु किस दिशा में चलती है, देखिए ये घड़ी के विपरीत। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे, है ना। तो ये उत्तरी गोलार्ध, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात बोल रहा है, प्रति चक्रवात तो ये क्लॉकवाइज बनेगा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें यहाँ क्लॉकवाइज बनेगा। ये कंफ्यूजन है, अब बार बार इसमें देख लेंगे। और उल्टे जब चक्रवात आएगा तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और जब प्रति चक्रवात होता है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये रखेंगे तो फिर ये दोनों बन जाएगा।
तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु किस दिशा में होगी, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा वो वायु ना। और जब कोरियोलिस बल अब बता दूंगी मैं थोड़ा सा, लास्ट में क्वेश्चन भी है उससे। तो कोरियोलिस बल क्या होता है, और मैं देखिए ना टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी ताकि आप जब भी क्लास करें उधर कंठस्थ हो जाए टॉपिक को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, देखिए जी यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे नहीं कह रहे यार ये जी पूछ लिया क्या ही क्लास क्वेश्चन था, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की वायु किस दिशा में घूमेगी, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। मैं क्या बोली कि जो प्रति चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है और नीचे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो प्रति चक्रवात बोल रहा है जी, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ ध्यान रखने के लिए मैं गोला मार दे रही हूँ, ठीक है ना। यही कंफ्यूज करता है ना, जहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं वो भी वही कंफ्यूज करता है ना। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चक्रवात बनने के लिए समुद्र का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए। मैं वहाँ पढ़ाई थी, देखिए इसमें से ना कम से कम बोल रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो अभी कितना भी हो सकता है। तो आदर्श टेम्परेचर है कि 27, पर इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो अब देख लेंगे कि आसपास 26 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री से 26-27 डिग्री से आदर्श है कि प्रति चक्रवात आने के लिए, है ना, समुद्र का तापमान। तभी तो भाप बन के उड़ेगा ना। 24 तक देखिए, आप कभी भी एसी में रहते तो 24 तक आपको ठंडा ही लगेगा, है ना। तो ध्यान देंगे कि चक्रवात आने के लिए समुद्र का तापमान कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ओके जी। आज आज ना मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सर्दी सा हो रहा है, बट क्लास तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि वेट करते हैं जो भी है हमारे क्लास लेते हैं या फिर लेंगे। तो एक रूटीन में देखिए, डिसिप्लिन सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, डिसिप्लिन हम टीचरों के लिए भी है ना। तो चलिए, प्रति चक्रवात की वायु किस दिशा में बहती है। तो जो प्रति चक्रवात, चक्रवात में क्या देखे थे, जो चक्रवात था, तो वो देखिए चक्रवात जब ये यहाँ निम्न दाब बन गया, ठीक है जी, मैं बार बार पढ़ा रही, निम्न दाब बना तो बाहर की वायु यहाँ लेने के लिए तो ये अंदर की ओर ना जाएगा जी। और जब प्रति चक्रवात, देखिए यहाँ ध्यान देंगे, है ना, देखिए यहाँ पे प्रति चक्रवात है ना, तो प्रति चक्रवात बनता है यानी कि यहाँ पे उच्च दाब बन जाएगा, ठीक है। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर बन जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो जब ये हाई प्रेशर बन जाएगा तो ये अंदर से बाहर की ओर जाएगा, है ना। और जब कोरियोलिस बल आएगी, तो क्योंकि फर्क तो उसको दोनों पड़ता है प्रभाव उसका, तो ये ऐसे से और छितरा देगी और खतरनाक ये बन जाएगा। और यहाँ वर्षा ना होगी, यहाँ साफ मौसम और शुष्क रहता है, बाकी तो उधर जाके बादल बादल बनता है ना। तो देखिए इसका आंसर अंदर से बाहर की ओर, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि चक्रवात का सबसे शांत भाग कौन सा होगा, तो आइस, चक्रवात साइक्लोन आइस बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए अभी मान लीजिए निम्न दाब बना, ठीक है, देखिए यहाँ प्रति चक्रवात नहीं है, बहुत कुछ क्वेश्चन में याद रखना पड़ता है, ध्यान से पड़ता है। निम्न दाब बना, यहाँ बना देते हैं, यहाँ थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, ओके। तो मान लीजिए यहाँ निम्न दाब बन गया, दिख रहा है आप लोग को, ओके, यहाँ निम्न दाब बन गया, ठीक है। तो जब निम्न ताप बनेगा तो यहाँ से वायु आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो ये तो तेज रहता है ना, ये वाला तेज रहेगा, फिर यहाँ से उठ के संघनन वर्षा होगी। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, यहाँ थोड़ा ना शांत बना रहता है ना, यहाँ कोई वायु आ रहा है, कुछ ऐसा कोई कुछ पोर्शन होता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लोन का आइस, याद रखेंगे। हाँ, तो बोलता है कि चक्रवात का सबसे शांत भाग कौन सा होता है, तो उसका साइक्लोनाइड्स, है ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। और समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान से सारा क्लास करेंगे मेरा, है ना। तो सभी देखिए आप ही लोग के लिए है और आपके क्लास में ही इम्पोर्टेंस है, छोटे छोटे टॉपिक करके आप सारा बुक्स पढ़ लेंगे और एकदम क्या बोलते हैं एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे उसमें, है ना। अब बुक्स आपके पास स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ना है, देखिए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, बाकी मेरा क्लास और ऑब्जेक्टिव लाएंगे, इनफ है ना। चक्रवात का सबसे तीव्र भाग कौन सा है ना। जो देखिए अब वो चक्रवात का जो शांत जगह है वो तो है ही है, और अब आई वॉल है ना, आई वॉल, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई वॉल किसको कहते हैं, आई तो यहाँ बन गया, जब ऐसे ऐसे चक्रवात आ रहा है तो ये वॉल, इसका वॉल बन जाता है ना, ऐसे और फिर ऐसे, तो ये वाला वॉल हो जाता है, ये सबसे तीव्र भाग होता है, ठीक है, ओके। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि चक्रवात में हवा की गति सामान्यतः कितनी, देखिए सामान्यतः बोलता है कि नॉर्मल उतना होता ही होता है ना।
तो कुछ कितना होता है 34 नॉटिकल्स। मैं पढ़ाई हूँ 62 किलोमीटर पर आवर है ना, प्रति घंटा। तो उससे वो सामान्य माना जाता है चक्रवात के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत में चक्रवात सबसे अधिक कहाँ बनते हैं ना। तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वहाँ गर्म भी होता है क्योंकि दोनों साइड से देखिए धरती है, ये भी गर्म होता है, समुद्र तो यहाँ गर्मी पड़ता है, तो उस वो भी रीजन होता है। कोरियोलिस बल है, वो भी रीजन होता है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा भारत में पूछ रहा है, ठीक है, विश्व में नहीं पूछ रहा है। ओके, चलिए, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी आप लोगों को कि सफलता तब मिलती है जब हम स्वयं को चुनौती देते हैं, है ना। ये नहीं कि कोई हमें चुनौती देंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। जब हम खुद को चुनौती देंगे ना कि नहीं, हम तो चाहे कुछ भी हो, हम तो कर लेंगे, है ना। तो खुद को चुनौती दीजिए। देखिए, करना खुद को है, और उसका लोगों का ताने भी खुद भी सुनना है। तो इससे डर क्या, मतलब कि इसको एक चुनौती के रूप में ले, और अपने लिए, खुद के लिए लड़े, है ना। खुद को चुनौती दे, हर दिन नया चुनौती दे कि चलो आज ना, देखो तुम्हें ना, मान लीजिए आपका नाम है जो भी, मान लीजिए सुरेश, नरेश, जो भी। तो कि देख सुरेश, मैं ना आज खुद को, स्वयं को बोले, स्वयं से बात ही करे ना कि आज ना मैं 5 चैप्टर कर लिया, कल तो भाई 10 चैप्टर करना पड़ेगा तुमको, है ना, सोना नहीं है, ऐसा करके पहले कर लेंगे फिर सोएंगे, है ना। तो ऐसा करके चलिए, कोई नहीं। तो अभी 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात से जुड़ा मौसम कैसा होता है। तो मैं बताई थी ना, जो देखिए शुष्क, जो आर्द्र वर्षा होता है चक्रवात में, और प्रति चक्रवात में क्या होता है, शुष्क और साफ मौसम रहता है ना। क्योंकि जब सारा वायु उधर उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ तो भाई फिर ये निम्न प्रेशर, यही सब रोटेशन चलता रहता है, तो यहाँ साफ मौसम हो जाएगा। ठीक है, शुष्क मैंने देखिएगा मोस्टली जो जितने भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहारा मरुस्थल, इसी इसी तरह के एरिया में होगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 बोला, चक्रवात हवा में ऊर्ध्वगामी संचरण कैसे होता है ना। ऊर्ध्वगामी मीन्स क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर, है ना। ऐसे ऊर्ध्वगामी, ऊपर ना, ऊपर जा रहा है ऐसे। तो बोला चक्रवात में हवा का ऊर्ध्वगामी संचरण कहते हैं नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ये छोटी छोटी बातें होते हैं, पर बड़ी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, और हमें कंफ्यूज करने के लिए इनफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात में हवा का ऊर्ध्वगामी संचरण कैसे होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे जाता है ना। चलिए, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अटलांटिक महासागर में चक्रवात को क्या बोलते हैं। देखिए, टाइफून कहाँ बोलते हैं, जापान उपान में ना, उधर प्रशांत महासागर साइड, महासागर में, है ना। और ये अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। और ये साइक्लोन कहाँ बोलते हैं, साइक्लोन तो सभी इंग्लिश वर्ड है, और चक्रवात बोलते हैं हिंद महासागर, है ना। तो वो सब याद रखेंगे जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चक्रवात को क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पश्चिमी, देखिए पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसका भी एरिया बटा होता है ना, तो इसको बोलते हैं टाइफून। ठीक है, अभी बताई थी ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जो चक्रवात आती है ना, तो सबसे अधिक हानि किससे होती है, हवा से तो नहीं होगा। तूफानी लहरें जो होती है ना, जो तूफान वाला लहर होता है बारिश के साथ, तो वो बहुत खतरनाक होता है, उससे सबसे ज्यादा हानि होती है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि चक्रवात में दबाव कैसा होता है। तो चक्रवात जब होती है, तो केंद्र में निम्न दाब होता है ना। जब केंद्र में, इसका ऑप्शन हो जाएगा चक्रवात बोल रहा है, प्रति चक्रवात, तो केंद्र में उच्च दाब, तो ये चक्रवात बोल रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, केंद्र में निम्न दाब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर नहीं जानेंगे तो देखिए कंफ्यूज तो होंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि जो प्रति चक्रवात में बताई थी कि ये शीत ऋतु में ना, शीतोष्ण जो होते हैं वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर बना रहता है एनी टाइम, है ना। तो हवा ऊपर की ओर उठते रहती है, तो इसी वजह से वह निम्न क्षेत्रों में आता है, शीतोष्ण क्षेत्रों में ना। देखिए, यहाँ से 666 डिग्री उपोष्ण, उपोष्ण क्षेत्र है ना, उपोष्ण क्षेत्र में जो 10.5 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं कि चक्रवात का अध्ययन मुख्य रूप से किससे किया जाता है ना। कि मुख्य रूप से किससे किया जाता है, जो चक्रवात का अध्ययन होता है, तो वो किया जाता है बादलों की संरचना कैसी है ना। ठीक है,
भारत में चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करता है? देखते होंगे कि कुछ आंसर नंबर सी हो जाएगा कि इंडियन मेट्रोलॉजी लॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, आईएमडी। अब बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे कि आईएफडी ने ऐसे बोला है, वहाँ चक्रवात आएगा, सूचना दिया, चेतावनी दिया, है ना। तो चेतावनी कौन जारी करता है? आईएमडी, है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया का जो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात की हवा की नमी कैसे होती है? जो प्रति चक्रवात होता है उसकी हवा की नमी कैसे होती है? तो वो होती है शुष्क, है ना। देखिए आर्द्र होता है चक्रवात में और प्रति चक्रवात में हो जाएगा शुष्क, याद रखेंगे, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? चक्रवात और प्रति चक्रवात में मुख्यतः अंतर क्या क्या है? मतलब मुख्य अंतर कैसे हम डिफाइन करेंगे और क्यों बनता है? तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा जी कि दबाव ना। देखिए अभी क्या है ना कि ये इसमें क्या है, अगर उच्च दबाव होता है तो प्रति चक्रवात बोलता है, निम्न दबाव होता है तो चक्रवात बनता है। तो दबाव का ही तो है सारा खेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि चक्रवात की औसत आयु कितनी है? मतलब कितने दिन तक वो सरवाइव करता है ना। जैसे कोई कहीं चलो 3 और 7 दिन, देखिए 3 और 7 कहीं भी विनाश होने के लिए इनफ है ना। तो 3 और 7 दिन तो बहुत है भाई। वो वहाँ रहता है, आता है तो अपना उधम मचाता है वहाँ पे। तो वायुदाब मापने का यंत्र, देखिए ये फिजिक्स का भी टर्मिनोलॉजी है। तो वायुदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो ये होता है बैरोमीटर, है। वही दाब मापने के अचानक बैरोमीटर गिर गया तो तूफान उफान आने का वो आशंका होता है ना। ऐसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में। तो उसी का कि वायु दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का? तो बैरोमीटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि प्रति चक्रवात सामान्यतः किस मौसम में अधिक दिखाई देते हैं? जो जो प्रति चक्रवात होता है तो जो चक्रवात नहीं जी, ठीक है, प्रति शीत ऋतु में ना। शीत ऋतु में देखिएगा कि शीत ऋतु जहाँ पे है तो हाई प्रेशर बनता है, तो वहाँ प्रति चक्रवात आने का ज्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। हम्म तो अभी आई ऑफ द स्टॉर्म ना, आइस का आकाश सामान्यतः कितना होता है? तो 20 से 40 किलोमीटर, है ना। वो जब आइस बताए थे तो वो देखिए उतना बड़ा तूफान में तो इतना तो कवर कर ही लेगा, उसका आई इतना बड़ा तो होगा ही, है ना। तो 20 से 40 किलोमीटर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार की ऊर्जा को संचालन करती है? तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है, मैं बताई थी ना कि जो 0 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री नीचे उत्तरी और 43 डिग्री नीचे, तो ये वाला पोर्शन में ना। तो ये कैसी अगर चक्रवात आता है तो कैसा आएगा? महासागरों में ऊष्मा की ऊर्जा करेगा, है ना? क्योंकि वहीं तो बादल और उसमें ये उठते हैं तो वहीं से तो उसका एनर्जी आएगा ना, ऊर्जा उत्पन्न करेगा महासागर में। चक्रवात में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है ना। तो अधिकतम वर्षा कहाँ पे होगा जब चक्रवात आएगी? तो आई बॉल में ना, क्योंकि उसको देखिए सबसे तेज वही रहता है ना, ये वाला देखिए ये उठता है या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये स्पीड यही रहता है ना, तो बारिश तो यही होएगी ना। चलिए ये जो है ऐसे ऊपर उठ के करता है, तो ये वाला पोर्शन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सेकंड लास्ट है कि 29 बोल रहा है प्रति चक्रवात से जुड़ा सामान्यतः तापमान सामान्यतः कैसा होता है? मतलब प्रति चक्रवात में जब तापमान होता है वो क्या होता है? कम होता है ना। क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ से गर्म जो वायु है ऊपर उठ के उधर यहाँ बहुत था और यहाँ उठ उठ के जाने लग गया, तो यहाँ क्या निम्न दाब बनता, निम्न बनता है। जो इन्वायरमेंट है उसका ताप कम हो जाएगा, है ना। ये लॉजिक भी साइंस भी है और मैं बताई भी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि जो चक्रवात किस नियम से प्रभावित होता है? देखिए नियम तो कॉरियोलिस बल से ही होता है। देखिए ये पास्कल का तो दबाव अलग है, न्यूटन का नियम भी अलग है, बॉयल का नियम, ये सारे फिजिक्स का है, तो मैं जब पढ़ाऊंगी तो उसको बता दूंगी। तो कॉरियोलिस बल क्या, पहले मैं थोड़ा समझा दूंगी। देखिए जब ये कोई भी चीज़ है ना, तो मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, और पृथ्वी की भी कोई घूर्णन गति है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति का भी तो कोई स्पीड होगा। तो एक तो एक घूम रही है और बाहर से ऐसे धक्का देने का, जो धक्का देके उसको और स्पीड बढ़ा देती है, उसे बोलते हैं कॉरियोलिस बल, है ना। उसी घूर्णन गति से जो बल उत्पन्न होती है पृथ्वी में उसे बोलते हैं कॉरियोलिस बल। ये ध्यान रखेंगे और जब मैं कॉरियोलिस बल बताऊंगी तो उसमें अच्छे से मैं बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए ये अभी 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, अब बना लेंगे। देखिए इतना भी क्वेश्चन कर लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, सब्जेक्टिव तो जरूर पढ़ेंगे, बिना सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव
देखिए क्या है ना, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ लिए, ठीक है, आप एक बार पढ़ लिए सब्जेक्टिव, तो आप अगर 2-3 बार भी ऑब्जेक्टिव लगा देंगे ना, तो आपका ना 90%, 95% आंसर एकदम एक्यूरेसी आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़े कोई भी टॉपिक का और ऑब्जेक्टिव लगाने लगे, तो इसको 20 बार, 30 बार, 50 बार भी लगा देंगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, याद है, कभी रहा दिमाग में, कभी नहीं रहा, तो नहीं चला जाएगा। इसी वजह से फिर भी 20 बार भी पढ़ेंगे तो आप 70-60% ही एक्यूरेसी ला पाएंगे। तो आप 90+ जाए और सब्जेक्टिव जरूर पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाए। चलिए, तब तक अपना सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खूब पढ़े। देखिए त्यौहार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। देखिए पूजा करना सबको एक हमें क्या पॉजिटिविटी मिलता है, और बहुत सारा रीज़न होता है पूजा का। समाज में एकता आता है, खुशहाली आता है, सब लोग टेंशन से उसे रिलीफ होते हैं, और हम भी रिलीफ होते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना। तो ये सब तो लगा रहेगा, बट हम स्टूडेंटों के लिए ना थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, पूजा वूजा करना पड़ेगा। मन की शांति के लिए मस्ट है कि हमें धार्मिक होना पड़ता है। धार्मिक ने दिखावा का क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड यूज होता है ना उसको, आडंबर जो करते हैं वो नहीं करना, है ना। रियल का धार्मिक होना चाहिए, सच्चे और अच्छे। तो वो करते रहे, मगर पढ़ाई नहीं छोड़े। ओके, चलिए चलिए, तब तक अपने अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और खूब पढ़े, ताकि अपने सब अपने अपने सक्सेस को और अपने ड्रीम को पाए। नमस्कार।